हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो आपको पता है अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ए टू जेड बैच। और ए टू जेड बैच के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ए टू जेड बैच के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब। वर्ब का क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वर्ब का हम एडवांस वाला जो पोर्शन है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको दो क्लासेस ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, वर्ब के दो पार्ट्स में पढ़ा चुका हूँ और उसके अंदर मैंने ये सब आपको पढ़ा दिया है कि वर्ब का मतलब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्या होता है। ठीक है, तो आप पहले दो पार्ट्स को देख लेना। आज की क्लास डायरेक्ट देखोगे तो समझ में आ जाएगी क्लास, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि पहले आप जो पहले दो पार्ट्स हैं वो आप देख लेना, उसके बाद आप आज की क्लास देखना, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है ना, हर क्लास पिछले क्लास से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। ठीक है, आपस में सब लिंक्ड होते हैं, तो इसलिए पहले आप वो दो क्लासेस देख लेना। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये सब मैंने आपको समझा दिया है, पॉजिटिव वगैरह भी मैंने समझा दिया है। ये आज हम पढ़ने वाले हैं, शुरू करने वाले इंपॉर्टेंट रूल्स टू रिमेंबर। ठीक है, आज और कल की क्लास में मैं वर्ब को खत्म कर दूंगा, एडवांस को, यानी कि आज की क्लास और कल की क्लास में वर्ब आपका खत्म हो जाएगा। और इसको मिलाकर टोटल हम कितने टॉपिक हैं जो ए टू जेड बैच में कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्ब का बेसिक एक हो गया, उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग के बाद हम क्या कर रहे हैं, वर्ब का एडवांस। यानी कि टोटल जो 6 टॉपिक्स हैं वो आपके हो चुके हैं। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स जो है वो बचते हैं, 5-6 टॉपिक्स और बचते हैं, जो मैं जल्दी जल्दी मतलब आपके सीजीएल के प्री से पहले आप ये समझो कि मैं खत्म करवा दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, बहुत सारे काम होते हैं, मुझे ऑफिस भी जाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, पीपीटी भी खुद बनानी होती है। मेरे पास कोई टीम नहीं है जो मेरा कंटेंट तैयार कर दे, खुद ही कंटेंट तैयार करना होता है। रात रात भर जाग के मैं काम कर रहा होता हूँ। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा कि सीजीएल के प्री से पहले सारा मैं खत्म करा दूं। लेकिन आप भी कोशिश ये करो कि हाँ, आप भी अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, दिल लगा के पढ़ो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, मेरी मेहनत जो है वो सफल हुई है। चलो, इंपॉर्टेंट रूल्स टू रिमेंबर। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। ये पेन क्यों नहीं चल रहा है इस पे, एक सेकेंड। चल रहा है, चलो ठीक। देखो, इंपॉर्टेंट रूल्स टू रिमेंबर। सबसे पहला रूल क्या है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट बी यूज्ड आफ्टर द गिवन वर्ब्स। ठीक है, तो प्रोनाउन के अंदर ये मैंने आपको पढ़ा रखा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, थोड़ा सा समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे समझना है तो प्रोनाउन में जाकर आप समझ सकते हो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखो, ऐसे प्रोनाउन जिनके लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, या फिर योर सेल्फ्स भी होता है। ठीक है, दोनों होता है, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है। ठीक है, देम सेल्फ्स, हर सेल्फ, समझ गए ना आप, हिम सेल्फ, जितने भी सेल्फ या सेल्फ्स वाले होते हैं, वन सेल्फ, उन सबको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसको रिफ्लेक्सिव क्यों कहते हैं, एक सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ, आराम से समझना। देखो, यूजुअली क्या होता है, एक सेंटेंस के अंदर एक आपका होता है सब्जेक्ट जो कि काम को करता है। ठीक है, और एक होता है आपका वर्ब, वर्ब मतलब जिस काम को वो कर रहा है, और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है रिसीवर। सब्जेक्ट मतलब होता है डूअर जो काम को कर रहा है, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रिसीवर जो काम को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, जिसके ऊपर काम का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे मैं बोलूं, ही इज बीटिंग हर, सॉरी ये गलत हो गया, नहीं होना चाहिए, कोई किसी को ऐसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन एग्जांपल है, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ही इज बीटिंग सुरेश, तो ही इज बीटिंग सुरेश, मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर काम क्या हो रहा है, तो आप कहोगे सर काम हो रहा है यहाँ पर बीट, यानी कि मारने का काम हो रहा है। मारने का काम कौन कर रहा है, ही, ये जो बंदा है ये मारने का काम कर रहा है। अच्छा, वो जो मार है वो रिसीव कौन कर रहा है, मतलब मारने का काम करना, करने वाला तो ये है, लेकिन वो हो किस पर रहा है, सुरेश पे हो रहा है। तो आप ये कहोगे कि सर ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इतना आप समझ गए। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, वही आपका रिसीवर होता है। मतलब जो आपका डूअर है, जो काम को कर रहा है, वो काम को रिसीव भी वही कर रहा है। मतलब किसी और के ऊपर काम का इंपैक्ट ना पड़ के, इंपैक्ट उसी के ऊपर पड़ रहा है, यानी कि जो डूअर है वही रिसीवर है। तो इससे आप क्या समझे, जो काम है वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है किसके पास, सब्जेक्ट के पास। किया भी सब्जेक्ट ने, और रिफ्लेक्ट होकर उसका प्रभाव भी किसके ऊपर आ रहा है, वापस सब्जेक्ट के ऊपर ही आ रहा है। तो ऐसे केसेस में हमेशा हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कई बार आप लोगों को बोलते हो ना, जैसे आप किसी से मिलते हो और जब सी ऑफ करते हो तो लास्ट में क्या बोलते हो कि, जैसे मैंने बोला, जैसे पेरेंट्स कहीं जा रहे हैं तो मैंने उनको बोला दिलासा देने के लिए, मैंने बोला डोंट वरी आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, मैंने बोला आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मतलब मैं ध्यान रखूंगा। आई विल टेक केयर, ये काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, ध्यान रखने का। ध्यान कौन रखेगा, मैं किसका ध्यान रखूंगा। अगर मैं बोलना चाह रहा हूं कि मैं अपना ध्यान रखूंगा, मैंने हिंदी में बोला कि मैं अपना ध्यान रखूंगा, तो यहां पर काम करने वाला कौन है, मैं। काम क्या करूंगा, ध्यान रखने का।
और ध्यान भी किसका रखूंगा, खुद का, यानी कि जो काम हो रहा है उसको रिसीव भी मैं ही कर रहा हूं। तो आपको पता लग गया हिंदी को पढ़कर कि भाई काम भी मैं कर रहा हूं और काम भी मेरे ऊपर हो रहा है। तो जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव लगाना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव की हिंदी बेसिकली क्या होती है, बोलते हैं ना अपना, खुद का, खुद को, खुद से, तो वो होती, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तो जहां पर भी आपको लगे कि भाई सब्जेक्ट यानी कि जो डूअर है वही रिसीवर बन जाए, तो ऐसे केस में रिफ्लेक्सिव हमेशा आता है। तो मैंने क्या बोला, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, तो देखो माई सेल्फ लगाया मैंने, ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर। यहाँ पर आई है तो माई सेल्फ, शी है तो हर सेल्फ। अगर यहाँ पर कोई नेम है किसी आदमी का, सिंगुलर नेम है, एक अकेला नाम, तो भी हिमसेल्फ आ जाएगा। लड़की का नाम है तो हर सेल्फ आ जाएगा। ये सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव कब आता है, ये मैंने प्रोनाउन में एक्सप्लेन कर रखा है। अभी तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है, आप समझ गए। जब डूअर ही रिसीवर बन जाए तो वहां पर क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव लगाते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि कल रात वो गिर गया और उसने अपने आप को उसने अपने आप को चोट पहुंचा ली। तो चोट किसने पहुंचाई, उसने। चोट पहुंचाई भी किसको, खुद को। तो आपको पढ़कर ही पता लग गया कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की नीड है। तो हम क्या बोलेंगे, ही हर्ट हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ लगाने का मतलब है कि रिफ्लेक्सिव है, और इसका मतलब है कि भाई चोट पहुंचाई किसने, इसने। पहुंचाई भी खुद को, खुद को, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब ये जो काम है रिफ्लेक्ट होकर इसी के ऊपर आ गए। अब आप, मेरे को उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखना इन्हीं प्रोनाउंस को जो लिखे हैं ना, इन्हीं को हम कभी कभी क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं, इनको हम वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, द एग्जैक्ट इसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब अंदर है लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा है। अभी एकदम से याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनके लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है। ठीक है, और अच्छे से समझना है इसको तो आप प्रोनाउन में जाकर समझ सकते हो। अब इस वाले रूल पे चलते हैं। देखो, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट बी यूज्ड आफ्टर द गिवन वर्ब्स। इन वर्ब्स के बाद में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। वर्ब्स कौन कौन से पहले देख लेते हैं। सबसे पहले एक्विट। एक्विट का मतलब क्या होता है, अभी आप आगे सब कुछ पढ़ोगे। उसके बाद है एब्सेंट, अवेल, रिकंसाइल, अम्यूज, रिजाइन, अवेंज, एंजॉय, एक्सर्ट, अप्लाई, अडेप्ट एंड प्राइड। जितने भी आपको वर्ब्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनके बाद हमेशा आप क्या लगाते हो, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लगाते हो। ठीक है, लेकिन इसको रट्टा मत मार के बैठ जाना, क्योंकि आगे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। कभी कभी होता है कि लगता भी है, कभी कभी होता है कि नहीं भी लगता। अब एक एक करके मैं आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, देखो सबसे पहले है एक्विट। एक्विट की मीनिंग क्या होती है, एक्विट की असल में दो मीनिंग्स होती हैं, ध्यान से सुनना। ये रही इसकी मीनिंग नंबर 1 और इसकी मीनिंग नंबर 2। देखो पहली जो मीनिंग होती है एक्विट की, वो होती है टू स्टेट फॉर्मली, मतलब स्टेट यानी कि बयां कर देना या बता देना दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। मतलब ये स्टेट कर देना, ये व्यक्त कर देना कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी क्राइम का क्या है, गिल्टी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में अगर आप निकालोगे इसकी मीनिंग तो इसका मतलब क्या हुआ, बरी करना। बरी करना मतलब क्या हो गया, सजा से मुक्त करना। सजा से मुक्त करना, या फिर कह सकते हो ये आदेश देना या फिर ये घोषणा करना कि कोई व्यक्ति गुनहगार नहीं है, उसी को हम बोलते हैं ना बरी करना। जैसे कोर्ट में कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ऐसा पता लग गया कि हाँ उसको झूठे केस में फंसाया जा रहा है, तो जज साहब क्या बोलते हैं कि कोर्ट इसको बाइज्जत बरी करती है, तो बरी करने को बोलते हैं एक्विट। तो ये इसकी पहली मीनिंग हो गई। दूसरी जो मीनिंग होती है वो होती है टू बिहेव इन द वे दैट इज मेंशन्ड। मतलब जो बताया गया है, जो बताया गया तरीका है, या उस तरीके से ही व्यवहार करना, या फिर कह सकते हो अच्छा व्यवहार करना, है ना, अच्छी तरीके से बिहेव करना। देखो ना, टू बिहेव इन द वे, उस तरीके से बिहेव करना दैट इज मेंशन्ड, जो कि मेंशन किया जा रहा है। आप ये भी कह सकते हो अच्छा बिहेव करना, अच्छा परफॉर्म करना, ये भी कह सकते हो अच्छा बिहेव करना या फिर अच्छा परफॉर्म करना। तो दो मीनिंग आ गई एक्विट की। एक मीनिंग है बरी करना और दूसरी मीनिंग क्या है, अच्छा बिहेव करना या अच्छा व्यवहार करना भी कह सकते हो, या फिर ऐसा व्यवहार करना जो कि मेंशन्ड है, जो कि बताया गया है पहले से। भाई जैसे मैंने किसी को बोला कि भाई अच्छा खेलना, सुनना, मैंने किसी को बोला अच्छा खेलना और वो जाके अच्छा खेला, तो इसका मतलब उसने क्या किया, बताए गए तरीके से बिहेव किया, जैसे मैंने बताया था बिहेव करने के लिए वैसे बिहेव किया। तो उसको भी क्या बोलते हैं, एक्विट कहते हैं। अब अगर किसी सेंटेंस में एक्विट यूज हो रहा है और अगर उसकी मीनिंग ये निकलती है बरी करना या सजा से मुक्त करना, तो ऐसे केस में ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर मैंने क्रॉस लगा दिया, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। देखो ऊपर तो लिखा है कि आएगा, लेकिन मैंने एक्सप्लेन यहां पर कर दिया कि भाई कभी कभी होता है कि नहीं आता और कभी कभी होता है आता है। तो ऊपर वाले को तो पढ़ना, लेकिन साथ में ये भी देख लेना कि मैं यहाँ पर बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि एक्विट का मतलब अगर बरी करना है तो रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, लेकिन एक्विट का मतलब अगर ये है बताए गए तरीके से बिहेव करना, व्यवहार करना, तो ऐसे केस में हमेशा रिफ्लेक्सिव आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। अच्छा, अब आपको लगेगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक्विट का मतलब कब यहाँ पर बरी करना है, कब यहाँ पर बताए गए तरीके से बिहेव करना है, हमें कैसे पता चलेगा। तो सिंपल है ना, देखो सेंटेंस को पढ़ोगे, सेंटेंस को पढ़कर अपने आप ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर क्या बात हो रही है।
शब्दों को देखकर अपने आप ही पता लग जाएगा कि बरी करने की बात हो रही है या बताए गए तरीके से बिहेव करने की बात हो रही है ना। देखो तो यहां पर क्या है, द जज एक्विटेड हिम ऑफ द रॉबरी, जज ने क्या किया, उसको रॉबरी से क्या कर दिया, एक्विट कर दिया। अब देखो पढ़कर ही पता लग रहा है कि यहाँ पर जज की बात हो रही है, रॉबरी की बात हो रही है, तो इस एक्विट का मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, बरी करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करना या बताए गए तरीके से परफॉर्म करने वाली तो बात ही नहीं है। पढ़कर ही पता लग रहा है कि हाँ यहाँ पर बात हो रही है बरी करने की, सजा से मुक्त करने की। तो आपने पढ़ा, आपको पता लग गया यहाँ पर एक्विट का मतलब क्या है, सजा से मुक्त करना। तो जैसे ही आपको पता लगा सजा से मुक्त करना है या बरी करना है, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, तो नहीं लगा रखा मैंने। देखो द जज एक्विटेड हिम, जज ने क्या किया, उसे एक्विट कर दिया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं आया बेसिकली, क्योंकि देखो जज ने जो एक्विट किया है वो अपने आप को तो नहीं किया ना भाई, कोई इंसान अपने आप को बरी नहीं करता, बरी तो कोई जज किसी को करता है ना। तो रिफ्लेक्सिव कब आता है, जब काम भी आप करो और हो भी आपके ऊपर, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जज अगर एक्विट कर रहा है तो जाहिर सी बात है किसी और को एक्विट करेगा, अपने आप को तो नहीं करेगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब है काम रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के ऊपर ही वापस आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बरी करने के केस में कभी भी रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। टू बिहेव इन द वे दैट इज मेंशन्ड, इस तरीके से बिहेव करना जो कि मेंशन किया जा रहा है, या फिर अच्छा बिहेव करना। द प्लेयर्स एक्विटेड देमसेल्व्स, प्लेयर्स ने अपने आप को एक्विट किया ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, पूरे टूर्नामेंट के दौरान प्लेयर्स ने अपने आप को क्या किया, एक्विट किया। अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर पढ़कर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर बरी करने की बात हो रही है? नहीं ना, नहीं आ रही फीलिंग आपको, यहाँ पर कोई बरी करने की, सजा से मुक्त करने की बात नहीं है। यहाँ पर आपको पढ़ के पता लग रहा है कि भाई प्लेयर है, ना तो कोई जज है, ना क्राइम है, ना कोई अपराध है, ना कोई क्रिमिनल है, कुछ नहीं है। यहाँ पर प्लेयर्स है, प्लेयर्स की बात की जा रही है, टूर्नामेंट की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है देखो पढ़कर मैंने कहा ना अपने आप ही पता लग जाएगा। तो आपको पता लग गया यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अच्छा बिहेव करना या बताए गए तरीके से बिहेव करना। तो ऐसे केस में हमेशा जो है वो क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव आएगा। देखो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव लगा रखा मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है। तो जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो मैटर नहीं करता कि वो मेल है या फीमेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा प्लूरल के केस में हमेशा जो रिफ्लेक्सिव आता है वो क्या होता है, देमसेल्व्स। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक्विट का मतलब यहाँ पर क्या है, अच्छा परफॉर्म करना या बताए गए तरीके से परफॉर्म करना। द प्लेयर्स एक्विटेड देमसेल्व्स वेल, कि प्लेयर्स ने अपने आप को अच्छे से एक्विट किया, मतलब उसी तरीके से अच्छा व्यवहार किया जैसा कि मेंशन किया गया था ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। पूरे टूर्नामेंट के दौरान प्लेयर्स ने अच्छा व्यवहार किया या अच्छा बिहेव किया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कब एक्विट में रिफ्लेक्सिव आएगा और कब एक्विट में रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला वर्ड है रिकनसाइल। रिकनसाइल की भी देखो दो मीनिंग होती है, यह है मीनिंग नंबर 1, ठीक है, और यह है मीनिंग नंबर 2, दो मीनिंग्स होती है, ये मीनिंग 1 और ये क्या है, मीनिंग 2। पहली मीनिंग देखो क्या है, टू फाइंड अ वे ऑफ डीलिंग विद टू आइडियाज, मतलब एक ऐसा तरीका ढूंढ लेना जिससे आप दो आइडियाज से डील करते हो। कई बार आपके सामने दो आइडियाज आ जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि यार क्या करें, है ना। तो आप क्या करते हो, दोनों में तालमेल कायम करते हो, है ना। तो उस तालमेल कायम करने को क्या बोलते हैं, रिकनसाइल। तो रिकनसाइल की हिंदी क्या हो गई, तालमेल कायम करना। तो दो आइडियाज के बीच में या दो सिचुएशंस के बीच में या दो स्टेटमेंट्स के बीच में, है ना। अक्सर आप फंस जाते हो कि भाई दो सिचुएशन में कौन सा ठीक है, दो आइडियाज में कौन सा ठीक है, दो स्टेटमेंट्स में कौन सा ठीक है, एटसेट्रा, दैट सीम्स टू बी ऑपोजिट टू ईच अदर। और अक्सर जो दोनों आइडियाज होते हैं, सिचुएशंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो जब दो चीजें ऑपोजिट होती है तो तभी तो आप तालमेल कायम करते हो। भाई तालमेल कब कायम करते हो, जब दो चीजें क्या हो, ऑपोजिट हो। तो बस उसी तालमेल कायम करने को हम क्या बोलते हैं, रिकनसाइल। या फिर एक और कह सकते हो, टू मेक पीपल बिकम फ्रेंड्स, मतलब दोस्त बन जाना या दोस्त बना लेना अगेन आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट, कि मतलब दो लोगों में आर्ग्यूमेंट हो गई और आर्ग्यूमेंट होने के बाद में उन्होंने दोबारा से क्या कर लिया, मेल मिलाप कर लिया। तो मेल मिलाप करने को भी क्या बोलते हैं, रिकनसाइल। तो रिकनसाइल का एक मीनिंग क्या हो गया, तालमेल बिठाना, तालमेल करना, ठीक है। तालमेल किसके बीच में, दो आइडियाज के बीच में, दो सिचुएशंस के बीच में, स्टेटमेंट्स के बीच में जो एक दूसरे के ऑपोजिट है। या फिर क्या बताया मैंने, दोस्त बन जाना झगड़े के बाद दोबारा से, ठीक है, या मेल मिलाप करना। दोस्त बनना या फिर कह सकते हो मेल मिलाप करना, मेल मिलाप करना। समझ में आ गया। तो रिकनसाइल का एक मीनिंग आपका ये हो गया। तो इस वाले केस में क्या करना है, रिफ्लेक्सिव आपको नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको पता करना पड़ेगा कि कब रिफ्लेक्सिव आएगा कब नहीं आएगा, और उसके लिए सेंटेंस को पढ़कर आपको मीनिंग निकालनी पड़ेगी, यही तो आपका काम है। सारी चीजें रटोगे तो फायदा नहीं है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट, मतलब उसे बहुत डिफिकल्ट लगता है, टू रिकनसाइल हर करियर। तो सबसे पहले देखो रिकनसाइल आ गया, लेकिन आप समझो कि मतलब आगे क्या बात की जा रही है। शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू रिकनसाइल हर करियर एम्बिशंस, कि मतलब अपने करियर एम्बिशंस विद हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा एग्जाम्पल से पहले एक बार इसकी दूसरी मीनिंग समझ लेते हैं। एक बार यहां देखो, दूसरी मीनिंग है टू एक्सेप्ट अ सिचुएशन, एक सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना, इवन इफ इट इज अनप्लेजेंट और पेनफुल। मतलब एक सिचुएशन
जो आपको पता है कि भाई अनप्लेजेंट है, मतलब आपके लिए बेकार है, बुरा है या पेनफुल है, दर्दनाक है, उसके बावजूद भी आपने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेमन से स्वीकार करना। कई बार होता है ना कि आपका मन नहीं होता स्वीकार करने का, आपको पता है कि जो जिस चीज को आप स्वीकार कर रहे हो, जिस सिचुएशन को आप स्वीकार कर रहे हो वो अनप्लेजेंट है आपके लिए या फिर पेनफुल है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप स्वीकार कर रहे हो बेमन से, है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको भी अपन क्या बोलते हैं, रिकंसाइल बोलते हैं। अब सेंटेंस को पढ़कर आपको पता लगाना पड़ेगा कि भाई बात तालमेल कायम करने की है, मेल मिलाप करने की हो रही है, या फिर बेमन से स्वीकार करने की हो रही है। अब जरा पढ़ो, शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट। अच्छा, इस वाले केस में रिफ्लेक्सिव आएगा, ठीक है, देखो, शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू रिकंसाइल हर करियर एम्बिशंस विद हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू हर चिल्ड्रन, मतलब अपने करियर एम्बिशंस को लेके और अपने चिल्ड्रन के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको लेकर वो दिक्कत में है और वो उसको रिकंसाइल करती है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर रिकंसाइल का मतलब क्या, यहाँ पर ये जा रहा है कि भाई बेमन से वो कोई सिचुएशन को स्वीकार कर रही है? क्या यहाँ पर रिकंसाइल का मतलब ये जा रहा है कि वो स्वीकार कर रही है किसी सिचुएशन को? नहीं ना, यहाँ पर सीधा सीधा पता लग रहा है कि भाई देखो दो सिचुएशंस है, एक तो उसका करियर एम्बिशन और दूसरा है भाई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इन दोनों में वो क्या कर रही है, तालमेल कायम कर रही है। तो पढ़कर पता लग रहा है कि भाई दो सिचुएशंस दे रखी हैं और दोनों के बीच में तालमेल कायम करने की बात की जा रही है, तो अपने आप ही आपको पता लग गया भाई इसका मतलब क्या है, तालमेल कायम करना या फिर मेल मिलाप करना तो नहीं कर, तालमेल कायम करना है। तो ऐसे केस में आपको पता है रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता आपको नहीं है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव देखो लगाया नहीं है मैंने, तो ये बिल्कुल क्या है, ओके, ठीक है। आफ्टर ईयर्स ऑफ नॉट स्पीकिंग टू ईच अदर, मतलब कई सालों तक एक दूसरे से बात ना करने के बाद, शी एंड हर पेरेंट्स, कि वो और उसके जो पेरेंट्स हैं वर इवेंचुअली रिकंसाइल्ड। अब आपको पता लग गया, पढ़ते ही पता लग गया कि भाई कई सालों तक बात नहीं की गई और फाइनली उसने और उसके पेरेंट्स ने क्या कर लिया, रिकंसाइल कर लिया। तो आपको पता है यहाँ पर रिकंसाइल का मतलब क्या है, मेल मिलाप कर लिया, यानी कि फाइनली वो दोस्त बन गए। लिखा था ना, देखो, आर्ग्यूमेंट के बाद या झगड़े के बाद या किसी भी चीज के बाद जब फाइनली आप दोबारा से मेल मिलाप कर ले तो उसको बोलते हैं रिकंसाइल। तो ऐसे केस में भी आपको पता है रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, तो नहीं लगा रखा मैंने, देखो, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि रिकंसाइल इस वाले केस में अगर आता कि अगर आप किसी से तालमेल कायम कर रहे हो, किसी व्यक्ति से तालमेल कायम कर रहे हो या किसी के दोस्त बन रहे हो, मेल मिलाप कर रहे हो, तो वहां पर हमेशा टू आता, ठीक है, सॉरी टू नहीं, विद आता, विद आता, देखो यहां पर लिखा भी है मैंने, शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू रिकंसाइल हर करियर एम्बिशन विद हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ध्यान रखना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऐसे में विद आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, टू एक्सेप्ट अ सिचुएशन, ये तो आपको मैंने बता दिया कि ऐसे सिचुएशन को एक्सेप्ट करना जो कि अनप्लेजेंट है या पेनफुल है, लेकिन फिर भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें रिफ्लेक्सिव आता है। जैसे ही हैज रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ, अब यहाँ पर हिमसेल्फ यानी कि रिफ्लेक्सिव लगाया है मैंने, क्यों लगाया, देखो, टू द लॉस ऑफ द इलेक्शन एंड इज मूविंग ऑन, कि वो क्या कर रहा है, लॉ इलेक्शन का जो लॉस है, इलेक्शन का जो लॉस है उससे क्या कर रहा है, वो रिकंसाइल कर रहा है। अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर कोई दो सिचुएशन दे रखी है जिसमें तालमेल कायम करने की बात की जा रही है? तो आप कहोगे नहीं सर, यहाँ पर तो दो सिचुएशन नहीं, यहाँ पर तो एक ही सिचुएशन है और वो क्या है, इलेक्शन का लॉस। तो आप कहोगे सर यहाँ पर तालमेल कायम करने की तो बात ही नहीं है, यहाँ पर एक व्यक्ति दो सिचुएशन से तालमेल कायम नहीं कर रहा है, या फिर यहाँ पर कहीं दोस्ती करने की, मेल मिलाप करने की भी बात नहीं की जा रही है। सीधा लिखा मैंने कि ही हैज रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ टू द लॉस ऑफ द इलेक्शन एंड इज मूविंग ऑन, कि जो इलेक्शन का लॉस है ना चाहते हुए भी उसने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, बेमन से स्वीकार कर लिया। भाई लॉस हुआ, हालांकि लॉस पेनफुल था, अनप्लेजेंट था, लेकिन अब क्या करता, लॉस तो स्वीकार करना पड़ेगा, तो उसने उस लॉस को स्वीकार किया और मूव ऑन कर रहा है। मूव ऑन का मतलब आगे बढ़ रहा है, आगे के लिए सोच रहा है। तो यहां पर आपको पता है इसका मतलब क्या जा रहा है, बेमन से स्वीकार करना। तो जब भी बेमन से स्वीकार करना मीनिंग जाए तो ऐसे में हमेशा रिफ्लेक्सिव आएगा, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट ही है, तो रिफ्लेक्सिव क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ। तो क्या बन गया, ही हैज रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ टू द लॉस ऑफ द इलेक्शन एंड इज मूविंग ऑन। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, इस वाले केस में रिकंसाइल के बाद हमेशा क्या आता है, टू आता है, ये ध्यान रखना, फिक्स है ये, ठीक है। रिकंसाइल के बाद क्या आता है, टू आता है। ऊपर वाले में तो मैंने बता दिया दो चीजों से तालमेल काम किया जाता है तो वहां पर विद आ जाता है, लेकिन यहां पर क्या आता है, यहां पर टू आता है जब आप बेमन से स्वीकार करने की बात करते हो। जैसे मैं लिखूं कि, एक और एग्जांपल लिख के बताता हूं, आप बताना मैंने सही लिखा गलत लिखा, मतलब रिफ्लेक्सिव आएगा नहीं आएगा, अच्छे से बताना, पढ़ना, ठीक है। देखो, शी हैड टू reconcile to the demands of her in-laws, in-laws मतलब ससुराल वाले। she had to reconcile to the demands of her in-laws, कि उसे अपने in-laws की जो डिमांड्स थी उससे क्या कायम करना पड़ा, तालमेल कायम करना पड़ा या मेल मिलाप करना पड़ा या बेमन से स्वीकार करना पड़ा, क्या लग रहा है आपको? तो आप कहोगे सर तालमेल कायम करने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि अगर तालमेल कायम करने की बात होती तो दो सिचुएशंस यहाँ पर दिए जाते कि किन दोनों सिचुएशन में तालमेल कायम कर रहे हैं।
या किन दोनों लोगों में मेल मिलाप हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दे रखा, सीधा बोल रखा कि उसे रिकंसाइल करना पड़ा किससे, अपने पेरेंट्स की या इन लॉज की डिमांड से। तो आपको पता है यहाँ पर बात स्वीकार करने की हो रही है, वो भी बेमन से, क्योंकि रिकंसाइल है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव आएगा। तो शी हैड टू रिकंसाइल, शी के साथ रिफ्लेक्सिव क्या आता है, हरसेल्फ। अब ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, ओके है, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखना और ऐसे आप समझने की कोशिश करना कि कब रिफ्लेक्सिव आएगा कब नहीं आएगा। अगला है अप्लाई। अप्लाई की भी दो मीनिंग होती है, देखो पहली मीनिंग ये, दूसरी मीनिंग ये। पहली मीनिंग है टू आस्क फॉर समथिंग इन राइटिंग, किसी चीज की डिमांड करना राइटिंग में, या फिर टू कंसर्न और इन्वॉल्व समबडी, ये भी होता है किसी चीज को, किसी व्यक्ति को या किसी चीज को शामिल करना किसी चीज में, ठीक है। जैसे आई हैव अप्लाइड फॉर द जॉब, तो अप्लाई का मतलब एक तो क्या हो गया, किसी चीज की मांग करना राइटिंग में, जिसको आप क्या बोलते हो, आवेदन करना। इसकी हिंदी असल में क्या होती है, आवेदन करना। जो पहले की जो मीनिंग है, टू आस्क फॉर समथिंग इन राइटिंग, टू कंसर्न और इन्वॉल्व समबडी, ये तो हो गया टू आस्क फॉर समथिंग इन राइटिंग, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या है, टू कंसर्न और इन्वॉल्व समबडी। जैसे बोलते हैं ना कि दिस लॉ अप्लाइज टू एवरीबडी, ठीक है। दिस लॉ अप्लाइज टू एवरीबडी। अब आपको पता है यहाँ पर अप्लाई का मतलब आवेदन करना नहीं है, क्योंकि आवेदन करना देखो यहाँ पर तो है आई हैव अप्लाइड फॉर द जॉब, यहाँ पर पढ़कर ही पता लग रहा है कि मैंने जॉब के लिए क्या किया, आवेदन किया है, लिखित रूप से मैंने मांगा कि मुझे जॉब चाहिए। तो यहाँ पर अप्लाई का मतलब आवेदन करना, लेकिन इस ये जो अप्लाई है इसका मतलब आवेदन करना नहीं, इसका मतलब ये है टू कंसर्न और इन्वॉल्व समबडी और समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को इन्वॉल्व करना किसी चीज में या फिर उसको कंसर्न करना। तो दिस लॉ अप्लाइज टू एवरीबडी, कि ये जो लॉ है ना हर किसी पे अप्लाई होता है। तो अप्लाई का मतलब यहाँ पर आवेदन करना नहीं है, अप्लाई का मतलब यहाँ पर है कि ये जो लॉ है हर किसी पे लागू होता है, आप ये भी कह सकते हो लागू होना, ठीक है। तो अप्लाई का मतलब आवेदन करना हो या लागू होना हो, तो इन दोनों केसेस में रिफ्लेक्सिव नहीं आता। ध्यान देखो, यहाँ पर भी रिफ्लेक्सिव नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखो समझ में आ गया। तो चाहे आवेदन करना हो या फिर लागू होना हो, दोनों केसेस में रिफ्लेक्सिव नहीं आता। लेकिन अगर ये वाली मीनिंग आए, टू कॉन्सेंट्रेट हार्ड ऑन डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, या फिर टू वर्क हार्ड ऑन समथिंग, किसी चीज पर बहुत ज्यादा मेहनत करना। अप्लाई की भी मीनिंग होती है, आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन होता है, किसी चीज पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना या किसी चीज पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना। तो दोनों केसेस के अंदर क्या है, मतलब इन दोनों मीनिंग के अंदर क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव जो है वो आएगा, ठीक है। बेटा याद रखना चीजें, जैसे जेम्स हैज अप्लाइड हिमसेल्फ, देखो रिफ्लेक्सिव है। थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं चलो उसको भूल जाओ। जेम्स हैज अप्लाइड डैश टू दिस टास्क विद कंसिडरेबल एनर्जी, कि जेम्स ने इस टास्क में अपने आप को क्या किया, आप मुझे बताओ, इस टास्क में अपने आप को शामिल किया है, इस टास्क पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, या इस टास्क में आवेदन किया है, या इस टास्क को लागू किया, आपको क्या मीनिंग लग रही है। भाई आवेदन करने की तो बात ही नहीं है, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि किसी ने किसी चीज के लिए आवेदन किया है, जॉब के लिए या किसी चीज के लिए, कहीं नहीं है। यहाँ पर क्या है, जेम्स जो है ना उसने अपने आप को अप्लाई किया है टू दिस टास्क, इस टास्क के लिए, विथ कंसिडरेबल एनर्जी, पूरी अपनी एनर्जी के साथ में। तो पढ़कर पता लग रहा है कि यहाँ पर जो अप्लाई का मतलब है वो क्या है, कि भाई वो किसी चीज पर क्या कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, किसी चीज पर बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। तो जब अप्लाई का मतलब हार्डवर्क हो जाए, हार्डवर्क करना या फिर कॉन्सेंट्रेट करना, तो ऐसे केस में रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव मैंने लगा दिया, जो कि जरूरी है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो पढ़कर आपको पता लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर पढ़कर ही पता लग रहा है कि अप्लाई का मतलब ना तो आवेदन करना है और ना ही लागू करना, बल्कि यहाँ पर मीनिंग क्या जा रहा है, हार्डवर्क करना या फिर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज्यादा किसी चीज पर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है, समझ में आ गया। अगला रिजाइन है। रिजाइन की भी दो मीनिंग होती है। पहली मीनिंग तो आपको पता है, इस्तीफा देना, इस्तीफा देना या त्याग पत्र देना, ठीक है। तो यहां पर ऐसे केस में जब इस्तीफा देना इसकी मीनिंग हो, तो ऐसे केस में रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। जैसे देखो, ही हैज रिजाइंड एज चेयरमैन ऑफ द कमिटी, ही हैज रिजाइंड, उसने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया एज चेयरमैन ऑफ द कमिटी, कमिटी के चेयरमैन के पद से उसने रिजाइन कर दिया। तो पढ़कर ही पता लग रहा है कि यहाँ पर इस्तीफा देने की बात हो रही है, पढ़कर पता लग रहा है ना कि इस्तीफा देने की बात हो रही है। तो इस्तीफा देने के केस में रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी मीनिंग है, देखो ये सब आपको याद करना है कि क्या क्या मीनिंग और कब कब क्या होगा, ये आपको पढ़कर पता लगाना पड़ेगा। टू एक्सेप्ट समथिंग दैट इज अनप्लेजेंट बट दैट यू कैन नॉट चेंज, किसी ऐसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना जो कि आपको पता है कि अनप्लेजेंट है, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है उसको एक्सेप्ट करना। समझ में आया, मतलब आपकी मजबूरी है एक्सेप्ट करना, आपको पता है कि वो अनप्लेजेंट है लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करना, है ना। अच्छा, पीछे भी आपने एक और वर्ड पढ़ा था, देखो ऐसा ही, बेमन से स्वीकार करना, रिकंसाइल पढ़ा था ना ये। तो इसी से मिलता जुलता है कि भाई आपका मन तो नहीं है लेकिन फिर भी आपने क्या किया, एक्सेप्ट किया। आपको पता है कि वो चीज अनप्लेजेंट है लेकिन फिर भी आपने एक्सेप्ट किया।
दैट यू कैन नॉट चेंज, क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में रिफ्लेक्सिव जो है वो आएगा। ही रिजाइंड हिमसेल्फ, अगर मान लो ये नहीं होता, मैं आपसे पूछता कि बताओ सही है गलत है। ही रिजाइंड टू द फैक्ट, उसने इस फैक्ट से रिजाइन किया दैट ही वुड नॉट बी सिलेक्टेड इन द टीम। अब आपको अच्छे से पता लग रहा है कि यहाँ पर इस्तीफा देने की तो बात नहीं हो रही, इस्तीफा देने की बात हो रही होती तो कुछ ना कुछ, या तो पद का नाम दिया गया होता या कंपनी का नाम दिया गया होता, कुछ ना कुछ तो होता। जैसे यहाँ पर सीधा पता लग रहा है कि भाई इस्तीफा दिया, किससे इस्तीफा दिया, कमेटी के चेयरमैन से, तो ये संस्था है, ये पद है, तो ऐसा कुछ तो देना चाहिए ना, कुछ भी नहीं दे रखा। देखो टू द फैक्ट, फैक्ट से इस्तीफा दिया। अब आप कहोगे सर फैक्ट से इस्तीफा कैसे देते, तो बिल्कुल सही है, फैक्ट से इस्तीफा नहीं देते, हम फैक्ट को स्वीकार करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर आपको पढ़कर पता लग गया कि यहाँ पर फैक्ट की बात हो रही है, तो मतलब यहाँ पर रिजाइन का मतलब इस्तीफा देना नहीं है, स्वीकार करना है। तो ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू द फैक्ट, उसने इस फैक्ट को स्वीकार कर लिया बेमन से। अब रिजाइन है तो मतलब बेमन से ही होगा। दैट ही वुड नॉट बी सिलेक्टेड इन द टीम, उसको पता था कि वो टीम में सिलेक्ट नहीं होगा और उसने इस फैक्ट को स्वीकार कर लिया। हालांकि ये जो फैक्ट है ये अनप्लेजेंट है उसके लिए, क्योंकि उसको पता है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो अनप्लेजेंट तो हुआ ही ना, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, समझ में आया आपको? तो यहां पर रिफ्लेक्सिव क्या है, जरूरी है। अगला प्राइड। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्राइड और प्राउड में। प्राइड और प्राउड में कंफ्यूजन होना, देखो प्राइड जो है ना, एक नाउन का भी काम करता है और एक वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, लेकिन जो प्राउड है आपका, प्राउड बेसिकली आपका जो है एक एडजेक्टिव का काम करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, प्राइड जो है आपका एक नाउन भी और एक वर्ब भी है, लेकिन जो प्राउड है वो एक बेसिकली एडजेक्टिव का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। देखो द फीलिंग, और प्राइड का मतलब आपको पता है गर्व, या तो गर्व या गर्व करना, क्योंकि देखो नाउन है तो गर्व, और अगर वर्ब है तो गर्व करना, क्योंकि दोनों ही है ना ये। और इतना तो आपको पता लग गया, अगर गर्व यानी कि अगर नाउन है तो रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव आता है वर्ब के साथ। ठीक है, और अगर वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। तो वही है यहाँ पर, देखो द फीलिंग ऑफ प्लेजर, खुशी की वो फीलिंग होती है दैट यू हैव, जो आपके अंदर जो आपको अनुभूति होती है, व्हेन यू, जब आप, और पीपल हु आर क्लोज टू यू, जब आप या आपके नजदीकी लोग डू समथिंग गुड और ओन समथिंग गुड, जब आप या आपसे नजदीकी लोग कुछ अच्छा करते हैं या कुछ अच्छा हासिल करते हैं, तो वो जो खुशी की अनुभूति होती है उसी को हम बोलते हैं प्राइड। ठीक है, तो इस केस में रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैंने बताया, क्योंकि यहां पर मैं फीलिंग की बात कर रहा हूं, और फीलिंग का मतलब है नाउन। फीलिंग ऑफ प्लेजर, मैं उस फीलिंग की, मैं फील करने की नहीं, उस फीलिंग की बात कर रहा हूं, तो फीलिंग यानी कि नाउन है। तो इस केस में मैंने बताया जब नाउन हो तो उस केस में रिफ्लेक्सिव नहीं आता। जैसे देखो शी टेक्स, तो ये तो वर्ब हो गया आपका, शी टेक्स अ ग्रेट प्राइड, तो यहां पर जो प्राइड है देखो नाउन है। ठीक है, क्योंकि ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो एडजेक्टिव प्राइड को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर जो प्राइड है वो नाउन है। ठीक है, यहाँ पर वर्ब की जगह पर तो नहीं लिखा ना मैंने, वही वर्ब तो ये है, शी टेक्स, वो लेती है क्या, अ ग्रेट प्राइड, बहुत ज्यादा गर्व, इन हर वर्क, अपने काम में बहुत ज्यादा गर्व की अनुभूति करती है वो। तो यहाँ पर जो प्राइड है वो नाउन है, तो रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया। और अगला मैंने बताया जब वर्ब आ जाए तो वर्ब वाले केस में आप क्या करते हो, रिफ्लेक्सिव लगा देते हो, और ऐसे में अक्सर आपको दिखाई देगा, देखो ये जो फ्रेज है ना पूरा दिखाई देगा, पहले वर्ब होगा प्राइड, उसके बाद रिफ्लेक्सिव जो भी आपको लगाना है, और उसके बाद हमेशा ऑन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रख लोगे। टू इंडल्ज, देखो टू इंडल्ज वन सेल्फ, वन सेल्फ का मतलब बेसिकली यहाँ पर रिफ्लेक्सिव आएगा इन प्राइड, मतलब प्राइड की अनुभूति में अपने आपने अपने आप को शामिल कर लिया, मतलब बेसिकली प्राइड को आपने एज अ वर्ब यूज किया। नाउ यूजुअली यूज्ड इन द फ्रेज, ये पूरा फ्रेज यूज होता है, पहले प्राइड वर्ब के तौर पर, फिर यहाँ पर एक रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव और यहाँ पर ऑन, टू डिस्क्राइब टेकिंग प्राइड इन सम एबिलिटी या क्वालिटी, किसी चीज में एबिलिटी या क्वालिटी में, किसी चीज में प्राइड फील करना, एक वर्ब की तरह यूज होगा। तो देखो आई प्राइड, देखो यहाँ पर जो प्राइड है वो खुद ही वर्ब का काम कर रहा है, कि मैं प्राइड करता हूं, मतलब मैं गर्व करता हूं। तो यहाँ पर जो प्राइड है वो वर्ब की तरह यूज हो रहा है, नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा। तो आई प्राइड, तो जैसे ही वर्ब की तरह यूज हुआ तो आपको पता है रिफ्लेक्सिव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग एबल टू मैनेज एवरीथिंग, क्योंकि मैं अपने ऊपर गर्व कर रहा हूं, तो आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग, मैंने बताया ना सबसे पहले देखो वर्ब की तरह आएगा ये, उसके बाद आएगा रिफ्लेक्सिव, तो देखो रिफ्लेक्सिव उसके बाद आएगा ऑन, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑन। ठीक है, तो ये फ्रेज आपको याद रखना है, आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग एबल टू मैनेज एवरीथिंग। ठीक है, और जैसे प्राउड को कैसे यूज करते हैं, जैसे मुझे बोल रहा हूं कि मुझे तुम पर गर्व है, तो आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, और किसी और के ऊपर अगर आपको गर्व की अनुभूति करनी और आपको प्राइड लगाना है, तो वहां पर प्राइड को आप एज ए नाउन यूज करो। जैसे मुझे बोल रहा हूं कि मुझे तुम पर गर्व है, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई टेक अ ग्रेट प्राइड, ठीक है, इन योर वर्क, इन योर वर्क, किसी भी चीज में आपको प्राइड करना है फील, तो आप वहां पर प्राइड को
एज अ नाउन यूज करके वहां पर जो भी अब आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो कि आई टेक अ ग्रेट प्राइड इन योर वर्क, कि मुझे तुम्हारे काम में बहुत गर्व होता है। ठीक है, आया समझ में? तो आपको प्राइड और प्राउड के बीच में फर्क समझ में आ गया कि भाई प्राइड जो है एक नाउन भी एक वर्ब भी है, और प्राउड क्या है, एक एडजेक्टिव है बेसिकली। और मैंने बताया अगर प्राइड एक नाउन हो तो रिफ्लेक्सिव नहीं आता, अगर वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव आता है। और ये फ्रेज पूरा याद रखना कि पहले प्राइड आ जाएगा, फिर रिफ्लेक्सिव आ जाएगा, फिर ऑन आ जाएगा। आगे बढ़े, अडेप्ट। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। देखो एक होता है अडेप्ट, एक होता है एडेप्ट, एडेप्ट, और एक होता है अडॉप्ट। फर्क है। देखो अडेप्ट का मतलब क्या होता है, अनुकूल बनाना, या किसी चीज को किसी चीज में ढाल देना। या जैसे बोलते हैं ना कि भाई जैसे आपने सुना होगा कई बार कि जो गिरगिट है वो क्या करती है, अपने आप को नेचर के हिसाब से ढाल लेती है। हालांकि ये बहुत बड़ा मिथ है, वो नेचर के हिसाब से अपने आप को ढालती नहीं है। जो रंग बदलती है वो नेचर के हिसाब से नहीं बदलती है, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए उसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स या उसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि वो अपने इमोशन को शो करती है, उससे अपने कलर को चेंज करके अपनी फीलिंग्स को शो करती है वो। ठीक है, जैसे किसी मादा को अट्रैक्ट करना हो या फिर किसी को चेतावनी देनी हो तो उस हिसाब से वो अपना कलर वो बदलती है। लेकिन फिर भी जो आपने सुना है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि गिरगिट जो है प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। तो वो जो ढालने वाली बात है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, अडेप्ट। तो इस अडेप्ट का मतलब क्या है, ढाल लेना। ठीक है, कहाँ चला गया पेन? हाँ ये अडेप्ट, अडेप्ट माने क्या होता है, ढाल लेना। पता लग गया? जब किसी चीज को ढालने की बात, जैसे कई बार आपने सुना होगा एक और इसकी मीनिंग होती है, एक तो होता है ढाल लेना और एक होता है किसी चीज को किसी चीज के अकॉर्डिंग बदल देना। मतलब पहले वो कुछ और था लेकिन जरूरत के हिसाब से आपने उसको किसी और चीज में चेंज कर दिया। जैसे एक सीट है, नॉर्मल सीट है मान लो बैठने वाली, ठीक है, लेकिन अब आपको लगा कि यार इस सीट को ना मुझे जो हैंडीकैप जो लोग होते हैं उनके लिए मुझे इसको थोड़ा चेंज करना है, मतलब उनके लिए मुझे क्या करना है, सीट को बदलना है। तो पहले उसका स्ट्रक्चर कुछ और है लेकिन आपने उसको बदल के स्पेसिफाई कर दिया हैंडीकैप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपने सीट को क्या किया, अडेप्ट किया। तो अडेप्ट का मतलब क्या हो गया, परिस्थिति के हिसाब से या आवश्यकता के हिसाब से किसी चीज को बदल देना, तो उसको भी अडेप्ट कहते हैं। तो अडेप्ट की दो मीनिंग हो गई, एक तो होता है अनुकूल बनाना या परिस्थिति के हिसाब से बदलना। दोनों मीनिंग मैंने आपको बता दी। ठीक है, पहली मीनिंग देखो क्या है, ये रहा लिखा हुआ है, फिर पेन का ये रहा, ये पहली मीनिंग है, इसको मिटा देते हैं। पहली मीनिंग है टू बिकम फेमिलियर विद अ न्यू सिचुएशन, एक नई सिचुएशन से फेमिलियर बन जाना, मतलब नोन बन जाना। एंड टू चेंज योर बिहेवियर अकॉर्डिंगली, और अपने बिहेवियर को उसके हिसाब से चेंज कर लेना। जैसे बोलते हैं ना कि जब मुंबई जाओगे तो तुम अपने आप को वहां के हिसाब से ढाल लेना। तो ढालने का मतलब क्या हुआ कि पहले आप उस सिचुएशन से फेमिलियर बनोगे, मतलब उस सिचुएशन को समझोगे जानोगे, उसके बाद आप अपने बिहेवियर को क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लोगे, तो उसको बोलते हैं अडेप्ट। तो इस वाले केस में रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना, होती ही होती है। और इसका देखो, टू चेंज समथिंग सो दैट यू कैन यूज इट टू चेंज समथिंग सो दैट यू कैन यूज इट इन अ डिफरेंट सिचुएशन, इन अ डिफरेंट सिचुएशन, मतलब किसी चीज को चेंज कर देना ताकि आप उसे एक डिफरेंट सिचुएशन में यूज कर सको। पहले वो किसी और सिचुएशन में यूज हो रहा था लेकिन आपने उसको बदल दिया ताकि उसको दूसरे सिचुएशन में यूज किया जा सके। तो आपने उसको पूरा अनुकूल बना दिया, उसको आपने बदल दिया सिचुएशन के हिसाब से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको भी अडेप्ट कहते हैं। तो इस वाले केस में रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो, किसी इंसान को बदलने की बात हो, इंसान के ढलने की बात हो तो रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। किसी चीज को आप कन्वर्ट करके किसी और चीज में कन्वर्ट कर रहे हो सिचुएशन के हिसाब से, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं है। देखो प्रैक्टिकली समझो, मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे अपने आप को अनुकूल बनाना है, मुझे अपने आप को ढालना है, तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्सिव तो आएगा, क्योंकि ढाल भी मैं रहा हूं और ढाल भी खुद को रहा हूं, यानी कि जो डूअर है वही रिसीवर है। ऐसे भी कर सकते हो आप समझ के। अब मान लो मैंने एक सीट को ढाल दिया परिस्थिति के हिसाब से ताकि उसको हैंडीकैप्ड लोग यूज कर सके, तो ढालने वाला मैं हूं लेकिन मैंने अपने आप को तो नहीं ढाला ना, मैंने एक वस्तु को ढाला है, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव की जरूरत ही नहीं है। ऐसे भी तो समझ सकते हो आप, है ना। तो देखो, यू विल हैव टू अडेप्ट योर सेल्फ टू द न्यू सिस्टम, कि तुम्हें अपने आप को न्यू सिस्टम में अडेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक व्यक्ति को बोल रहा हूँ कि तुम्हें ढालना पड़ेगा। किसको ढालना पड़ेगा, खुद को ढालना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव आएगा। द बस वॉज अडेप्टेड फॉर डिसेबल्ड पीपल, जो बस को जो था ना वो अडेप्ट किया गया। अब जाहिर सी बात है अगर बस को अडेप्ट किया गया है तो करने वाला कोई दूसरा होगा, और किया किसी और चीज को गया, किया गया किसको, बस को, करने वाला कोई व्यक्ति होगा। तो जाहिर सी बात है डूअर अलग है रिसीवर अलग है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का कोई काम ही नहीं है ना। तो द बस वॉज अडेप्टेड फॉर डिसेबल्ड पीपल, की बस को डिसेबल्ड पीपल के लिए क्या किया गया, अडेप्ट किया गया, मतलब ढाल दिया गया या फिर चेंज कर दिया गया। तो इस वाले केस में रिफ्लेक्सिव आपको नहीं चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया। मीनिंग पढ़ के आपको निकालना कि कब आएगा कब नहीं आएगा रिफ्लेक्सिव। आगे बढ़ो। एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव डालना या प्रभावित करना, ये पहली मीनिंग है। देखो, टू मेक यूज ऑफ समथिंग, किसी चीज को यूज करना। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंस, या तो प्रभाव यूज कर रहे हो अपना, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव या स्ट्रेंथ शक्ति या एटसेट्रा, टू अफेक्ट समबडी, किसी को अफेक्ट करने के लिए या किसी चीज को अफेक्ट करने के लिए
आप अपना प्रभाव, अपनी स्ट्रेंथ, अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सर्ट। एग्जाम्पल देखो, पेरेंट्स एक्सर्ट अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन देयर चिल्ड्रंस ओपिनियन, कि पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों के ऊपर अपना क्या करते हैं, पावरफुल जो इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस मतलब जो प्रभाव है वो एक्सर्ट करते हैं। एक्सर्ट का मतलब डालते हैं, ठीक है। पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों के ओपिनियन पे अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं, तो उस वाले केस में एक्सर्ट का मतलब क्या हो गया, डालना या फिर प्रभावित करना। समझ में आ गया ना, अपने इन्फ्लुएंस को या स्ट्रेंथ को यूज करना किसी को प्रभावित करने के लिए। तो इस वाले केस में रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं है, और आपको पता है क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर करने वाला कोई और है और हो किसी और के ऊपर रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया, ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, पढ़ के पता लग रहा है कि अगर प्रभावित किया जा रहा है या प्रभाव डाला जा रहा है तो जाहिर सी बात है प्रभाव डालने वाला अलग होगा और जिसके ऊपर डाला जा रहा होगा प्रभाव वो अलग होगा, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए। अगला, टू मेक अ बिग एफर्ट, बहुत ज्यादा एफर्ट मारना, तो जाहिर सी बात है एफर्ट मारने वाले भी आप हो और एफर्ट लगा भी आप रहे हो, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव बेसिकली आएगा। कैसे आएगा देखो, एक्सर्ट, यू कैन बिकम सक्सेसफुल ओनली इफ यू एक्सर्ट योर सेल्फ, तो जब आपको लगे कि भाई एक्सर्ट का मतलब क्या है, बहुत प्रयास करना, बहुत बड़ा एफर्ट डालना, तो ऐसे केस में रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। एक्सर्ट के बाद कंपलसरी है, यू कैन बिकम सक्सेसफुल, तुम सक्सेसफुल बन सकते हो ओनली इफ यू एक्सर्ट योर सेल्फ अ बिट मोर, अगर तुम अपने आप को थोड़ा सा और एक्सर्ट करो, मतलब थोड़ा सा और अपने आप से काम करवाओ या थोड़ा सा और तुम अगर एफर्ट लगाओ तो तुम प्रभावित तो तुम क्या हो सकते हो, सक्सेसफुल। तो यहाँ पर आपको पता लग गया किसी को भी प्रभावित करने की बात नहीं हो रही है, किसी पर इन्फ्लुएंस डालने की बात नहीं हो रही है, किसी पर स्ट्रेंथ डाल के किसी को अफेक्ट करने की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम थोड़ी सी और क्या करो, मेहनत, यानी कि थोड़ा सा और एफर्ट लगाओ। तो इस वाले केस में रिफ्लेक्सिव जो है वो आ जाएगा, और पढ़कर आपको इजीली पता लग जाएगा कि हाँ रिफ्लेक्सिव आएगा या नहीं आएगा। अगला, एंजॉय। अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं, अडेप्ट, अडेप्ट और अडॉप्ट का क्या मतलब। देखो अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल, यानी कि कुशल। कुशल जानते हो ना, जो किसी काम को करने में एक्सपर्ट होता है, स्किल, जिसके अंदर स्किल होता है, जिस व्यक्ति के पास स्किल होता है उसे बोलते हैं एडेप्ट। और अडॉप्ट का मतलब आपको पता है, अपनाना या गोद लेना, अपनाना या गोद लेना, ठीक है। बोलते हैं ना कि उसने एक बच्चा अडॉप्ट किया है, तो अडॉप्ट मतलब गोद लेना। तो अडेप्ट, एडेप्ट और अडॉप्ट में फर्क है। अगर देखो एंजॉय, एंजॉय के बाद, एंजॉय का मीनिंग तो आपको पता ही है, एंजॉय का मतलब क्या होता है, मजे करना, आनंद लेना, है ना, मजे करना या आनंद लेना, ठीक है। टू गेट प्लेजर फ्रॉम समथिंग, देखो लिखा भी टू गेट प्लेजर फ्रॉम समथिंग या फिर टू हैव अ गुड टाइम, सिंपल है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एंजॉय के दो केसेस होते हैं, एक केस में रिफ्लेक्सिव आएगा और एक केस में रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। देखो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव जो है वो नहीं है और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है। क्यों है ऐसा, डिफरेंस क्या है मैं समझाता हूँ। देखो अगर आपको लगे कि एंजॉय को एज अ वर्ब यूज कर रखा है सेंटेंस में, ठीक है, अगर आपको लगे कि एंजॉय को सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज कर रखा है और एंजॉय के डायरेक्ट बाद में एक नाउन है, डायरेक्ट बाद एक नाउन है, देखो द मील नाउन है ना, अब आपको सर मील तो नाउन है लेकिन द थोड़ी नाउन है, तो भाई द क्या है, द क्या है, इस मील को ही तो वो कर रहा है ना, मील के साथ ही तो वो आर्टिकल लगा हुआ है द, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिटरमाइनर है बेसिकली, नाउन को डिटरमाइन करता है, तो उस पूरे को मिलाकर आप नाउन कह सकते हो। दे रियली एंजॉयड द मील, ठीक है, द को अलग से काउंट नहीं करना, ये पूरा मिलकर एक नाउन बन गया। दे रियली एंजॉयड द मील, यानी कि एंजॉय के डायरेक्ट बाद नाउन है, क्या है, डायरेक्ट नाउन, समझ में आया, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हो, तो ऐसे केस में रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको लगे कि भाई एंजॉय एक वर्ब है और एंजॉय के डायरेक्ट बाद नाउन ना देकर, देखो द पार्टी ये नाउन है, द पार्टी, क्योंकि पार्टी नाउन है और द लग गया तो मतलब पूरा मिलकर नाउन, तो यहाँ पर डायरेक्ट नाउन नहीं है। अगर इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दें और मैं आपसे पूछूं कि रिफ्लेक्सिव आएगा नहीं आएगा, तो आप कहोगे सर एंजॉय के डायरेक्ट बाद में नाउन नहीं है बल्कि प्रीपोजिशन की मदद से नाउन को जोड़ा जा रहा है। देखो ऊपर तो डायरेक्ट नाउन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट नाउन या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर प्रीपोजिशन की मदद से जोड़ा गया है इसको, कि दे रियली एंजॉयड एट द पार्टी। तो जब आपको लगे कि एक प्रीपोजिशन की मदद से जोड़ा जा रहा है तो ऐसे में हमेशा रिफ्लेक्सिव आपको चाहिए, तो यहाँ पर अगर नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, दे रियली एंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट नाउन या ऑब्जेक्ट हो तो ऐसे में रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं है, दे रियली एंजॉयड द मील, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं है। आया समझ में, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कब लगाना है कब नहीं लगाना। अवेंज, अच्छा अवेंज और रिवेंज में क्या फर्क है, अवेंज में और रिवेंज में क्या फर्क है बताओ, अवेंज और रिवेंज में क्या फर्क है, जल्दी से बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवेंज एंड रिवेंज। देखो अवेंज का मतलब भी होता है बदला लेना, रिवेंज का मतलब भी होता है बदला लेना, लेकिन अवेंज जो है ना थोड़ा सा जुड़ा होता है किससे, इंसाफ से, मतलब आप बदला लेते हो लेकिन इंसाफ के लिए, कि किसी ने आपके साथ गलत किया, आपके साथ नाइंसाफी हुई और आपने बदला लिया उस व्यक्ति से इंसाफ के लिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अवेंज।
रिवेंज का मतलब भी वही है, बदला लेना, लेकिन इसका इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। जरूरी नहीं है कि इंसाफ के लिए किया जा रहा, बस आपने बदला लिया, ठीक है, कि आपने किसी चीज से हर्ट होकर, जैसे आपको लगा कि भाई किसी व्यक्ति ने आपकी बुराई कर दी आपके पेरेंट्स के सामने, ठीक है, तो अब आपको लगा कि मुझे इससे बदला लेना है, तो यहाँ पर कोई इंसाफ वाली बात ही नहीं है। उसने तो भाई आपके पेरेंट्स से सिर्फ बुराई करी, आप उसने आपको कोई नुकसान थोड़ी पहुंचाया है। उसने जो था कि भाई ये बाहर घूम रहा था आपका लड़का, उसने वो जाके आपके घर पे बोल दिया, तो आपको लगा नहीं इससे तो बदला लूंगा। तो ये जो आप बदला ले रहे हो ये इंसाफ के लिए नहीं ले रहे हो, उसने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है, तो आप रिवेंज ले रहे हो। लेकिन अगर किसी ने आपको क्षति पहुंचाई, आपको नुकसान पहुंचाया, और फिर आप उससे बदला ले रहे हो, जैसे किसी ने जैसे पुरानी फिल्म में होता था ना कि हीरो के पिताजी को मार दिया जाता था, तो हीरो क्या करता था, फिर गुंडे को मारता था, तो वो क्या कर रहा है, वो अवेंज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो इंसाफ की बात हो रही है। तो अवेंज का मतलब इंसाफ से है, रिवेंज का मतलब इंसाफ से नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर हम बात करें, अच्छा इसीलिए आपने देखा होगा जो मूवी है एमसीयू यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, वो अवेंजर्स है, रिवेंजर्स तो नहीं है ना, क्योंकि वो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, तो इसलिए अवेंजर्स है, रिवेंजर्स नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आगे बढ़े। देखो, अवेंज का मतलब है टू पनिश समबडी, किसी को पनिश करना फॉर हर्टिंग यू, क्योंकि उसने आपको हर्ट किया या आपकी फैमिली को हर्ट किया इन सम वे, किसी तरीके से, तो बदला लेने को बोलते हैं अवेंज, ठीक है, मतलब। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर कोई रट्टा रट्टा वाला कोई सीन नहीं है। अगर आप अपना बदला ले रहे हो, अपने साथ किए गए गलत का बदला ले रहे हो, तो रिफ्लेक्सिव लगा देना, या फिर कोई व्यक्ति अपने साथ किए गए गलत का बदला ले रहा है, मतलब बेसिकली जैसे रमेश है और रमेश के साथ कुछ गलत हुआ और रमेश उस चीज का बदला ले रहा है, तो वो बदला अपना ले रहा है ना, तो ऐसे केस में रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं हूं और मेरे पिताजी के साथ कुछ गलत हुआ और मैं उनका बदला ले रहा हूं, तो ऐसे में रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। समझ में आया? यहां पर क्या है, यहां पर जरूरी नहीं है कि मैं जो काम कर रहा हूं उस काम को रिसीव भी मैं कर रहा हूं, नहीं, यहां पर थोड़ा अलग केस है। मैं बदला ले रहा हूं और अगर मेरे साथ हुए कुछ गलत का बदला मैं ले रहा हूं खुद, तो मैं अवेंज कर रहा हूं और वहां पर रिफ्लेक्सिव आएगा। लेकिन अगर मैं बदला ले रहा हूं अपने लिए नहीं, किसी और के साथ गलत हुआ, मेरे परिवार में किसी के साथ, उसके लिए बदला ले रहा हूं, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। समझ में आ गया? जैसे पीटर पार्कर वांटेड टू अवेंज हिज अंकल्स मर्डर, कि जो पीटर पार्कर है अपने अंकल की मर्डर का बदला लेना चाहता था, वांटेड टू अवेंज। अब देखो, बदला कौन ले रहा है? पीटर पार्कर, ठीक है, लेकिन अपना बदला तो नहीं ले रहा, इसके साथ तो गलत नहीं हुआ, गलत किसके साथ हुआ? इसके अंकल के साथ में। तो क्या आपको लगता है रिफ्लेक्सिव आएगा? तो नहीं आएगा। समझ में आया? इसलिए मैंने देखो नहीं लगाया इसके बाद, क्योंकि अपना बदला नहीं ले रहा, किसी और का बदला ले रहा है। शी डिटरमाइंड, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था, शी डिटरमाइंड टू अवेंज हरसेल्फ ऑन द किलर। अब यहां पर मैंने हरसेल्फ लगाया, इसका मतलब क्या है कि बदला भी वो ले रही है, और किसका बदला ले रही है? अपना, मतलब गलत किसके साथ हुआ? इसी के साथ हुआ, ठीक है। शी डिटरमाइंड, लेकिन ये गलत नहीं हो गया, शी डिटरमाइंड टू अवेंज हरसेल्फ ऑन द किलर। अगर उसको किल कर ही दिया गया तो वो बदला कैसे ले सकते? तो यहां पर किलर मत करो, शी डिटरमाइंड टू अवेंज हरसेल्फ ऑन द थीफ, कि उसने उसके साथ जो चोरी हुई थी उसका उसने बदला लिया, डिटरमाइन किया, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव लगा रखा है क्योंकि वो अपना बदला ले रही है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बदला अपना लिया जा रहा है या किसी और का। अगर किसी और का लिया जा रहा है तो फिर रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट अवेंज लगाओ। लेकिन अगर अपना बदला है तो रिफ्लेक्सिव लगाओ। अम्यूज का मतलब क्या होता है? मन बहलाना, मनोरंजन करना, है ना, टू मेक समबडी लाफ, किसी को हंसाना, स्माइल कराना, यानी कि या फिर टू सीम फनी टू समबडी, या फिर किसी को फनी लगना, है ना, हंसी आना। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। तो इसमें भी सेम ध्यान रखना, अगर आप किसी और को अम्यूज कर रहे हो, किसी और का मन बहला रहे हो, किसी और को हंसा रहे हो, तो रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। लेकिन अगर आप, कभी कभी होता है ना कि भाई मैं अपने आप को ही अम्यूज करने के लिए क्या कर रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ या पजल सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं अम्यूज अपने आप को कर रहा हूँ, या कोई व्यक्ति अपने आप को कर रहा है, कोई लड़की अपने आप को कर रही है, तो ऐसे में तो रिफ्लेक्सिव आएगा ही, क्योंकि आपको पता है कि भाई रिफ्लेक्सिव का मतलब ही है कि काम रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अगर मैं कहूं कि वो अपने आप को अम्यूज करने के लिए पजल सॉल्व कर रही है, तो अम्यूज कौन कर रही है? वो किसको कर रही है? अपने आप को, तो रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं एक होस्ट हूं और मैं सामने बैठी जनता को अम्यूज कर रहा हूं, तो अम्यूज मैं कर रहा हूं लेकिन अपने आप को नहीं कर रहा, अब मैं जनता को कर रहा हूं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। बहुत सिंपल है, पढ़कर पता लग जाएगा। जैसे आई सॉल्व सम पजल्स, मैंने कुछ पजल सॉल्व किए, टू अम्यूज माई सेल्फ ऑन द जर्नी। यहाँ पर ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसको मैं अम्यूज कर रहा हूँ, तो यानी कि जाहिर सी बात अम्यूज मैं खुद को कर रहा हूँ पजल सॉल्व करके, है ना, क्योंकि मेरे पजल सॉल्व करने से कोई दूसरा अम्यूज क्यों होगा? मैं ही अम्यूज होऊंगा ना, तो इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव मैंने लगा दिया। ही अम्यूजेज एवरीवन, देखो यहाँ पर एक अलग ऑब्जेक्ट है, अम्यूज कौन करता है? वो किसको करता है? सबको, अपने आप को तो नहीं करता ना, तो इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता है ही नहीं। ही अम्यूजेज एवरीवन विद हिज यूनिक टैलेंट ऑफ होस्टिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अपने आप को अम्यूज किया जाए, चाहे मैं करूँ चाहे कोई करे, तो रिफ्लेक्सिव आएगा, किसी और को किया जाए तो रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा।
रूल नंबर 2, यूज डिफरेंट prepositions with a verb, different verbs, use different preposition with a verb या different verbs if needed। एक verb के साथ या अलग अलग verbs के साथ अगर आपको लगे कि अलग अलग preposition की आवश्यकता है तो भैया अलग अलग preposition लगा देना, ठीक है। जैसे एम्फीबियंस, एम्फीबियन कौन होते हैं? जो ऐसे एनिमल्स जो वाटर में और लैंड पे दोनों पे रह सकते हैं, यानी कि जो जमीन पर भी रहते हैं, यानी कि धरती पर भी रहते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो केवल पानी में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एक्वाटिक, ठीक है। और जो केवल जमीन पे रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। चलो ये आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट में टाइप करोगे, आप ढूंढ सकते हो, गूगल कर सकते हो, ठीक है। जो केवल पानी में रहते हैं वो हो गया एक्वाटिक। आपको बताना है जो केवल लैंड पे रहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? हिंट दे रहा हूं मैं, टी से बोलते हैं, ठीक है। और एक ऐसे हैं जो केवल पेड़ पे रहते हैं, ठीक है, ओनली लिव्स ओनली ऑन ट्रीज, तो आपको बताना है इनको क्या बोलते हैं। ये जल्दी से कमेंट करके बताओ, जो केवल धरती पे रहते उन्हें क्या बोलते हैं और जो केवल पेड़ पे रहते उन्हें क्या बोलते हैं? कमेंट में लिखो जल्दी से, और आपको याद भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखो, एम्फीबियंस कैन लिव, एम्फीबियंस जिंदा रह सकते हैं इन वाटर। देखो लिव यहां पर एक वर्ब है, ठीक है, लिव यहां पर एक वर्ब है। तो देखो एक बार लिव के साथ मैंने लगाया इन और इसी के साथ मैंने लगाया ऑन, क्योंकि देखो यहां पर बात हो रही है वाटर की और यहां पर बात हो रही है लैंड की, तो जाहिर सी बात है पानी में और जमीन पर, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन की आवश्यकता है, क्योंकि पानी पर तो नहीं होता। अगर मैं केवल लगा दूं लिव, अगर मान लो ये दोनों नाउन्स ऐसे हैं, सुन लो, मान लो ये दोनों नाउन ऐसे हैं जो सेम प्रीपोजिशन को कैरी करते हैं, कई सारे ऐसे नाउन होते हैं जो सेम प्रीपोजिशन को कैरी करते हैं, ठीक है। अगर दोनों नाउन ऐसे हों जो सेम प्रीपोजिशन को कैरी करते हैं तो मैं क्या बोलता? यहां पर मैं एक ही बार प्रोनाउन लगा देता, एक ही बार प्रोनाउन प्रोनाउन कह रहा हूं, प्रीपोजिशन। अगर दोनों नाउन सेम प्रीपोजिशन कैरी करें, दोबारा सुनो, अगर दोनों नाउन्स सेम प्रीपोजिशन कैरी करें तो मैं क्या करूंगा? प्रीपोजिशन को एक बार लिख दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। जैसे एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर, एंड के बाद जो भी, तो दोबारा इन लगाने की जरूरत नहीं है, समझो मेरी बात को ध्यान से। अगर दो ऐसे नाउन्स है जिनके दोनों के साथ ही मान लो इन आना है, जैसे पानी में और किसी और चीज में, मान लो दूसरी कोई चीज है जिसमें भी इन आता है, तो मुझे पता है कि दोनों के साथ इन आता है, तो मैं केवल एक के साथ लगाऊंगा, पहले वाले के साथ। एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एंड, यहां पर मैं सीधा डायरेक्ट दूसरा नाउन लिखूंगा, दोबारा मुझे इन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही बार आएगा अगर दोनों के साथ सेम है। लेकिन अगर दोनों के साथ अलग अलग हैं तो दोनों के साथ आपको अलग अलग प्रपोजिशन लगाना पड़ेगा। जैसे आपको पता है वाटर के साथ इन आएगा लेकिन लैंड के साथ तो ऑन आएगा, तो देखो वाटर के साथ मैंने इन लगा रखा है और लैंड के साथ ऑन लगा रखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ही वॉज एक्विटेड, एक्विट का मतलब मैंने आपको बताया था, दो मतलब होता है, बरी करना और अच्छा परफॉर्म करना। देखो यहां पर ये रहा, देखो एक्विट का मतलब एक होता है बरी करना और एक होता है अच्छा परफॉर्म करना, ठीक है। अब आप बताना यहाँ पर एक्विट का मतलब क्या है, पढ़ के बताओ। ही वॉज एक्विटेड ऑफ एंड एब्सॉल्व्ड फ्रॉम ऑल द चार्जेस। देखो चार्जेस की बात हो गई, यानी कि अपराध की, जुर्म की बात हो गई, तो पता लग गया बरी करने की बात है। तो देखो यहाँ पर एक वर्ब है एक्विट और दूसरा वर्ब क्या है? एब्सॉल्व। एक्विट का मतलब बरी करना और एब्सॉल्व का मतलब वही है मुक्त करना, ठीक है। तो एक्विट के साथ आपको पता है प्रपोजिशन फिक्स्ड है ऑफ, हमेशा ये याद रख सकते हो आप कि एक्विट के बाद हमेशा क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं, ठीक है। तो ही वॉज एक्विटेड ऑफ। जो दूसरा वर्ब है एब्सॉल्व, इसके साथ हमेशा फ्रॉम लगाते हैं। तो अगर दो अलग अलग वर्ब्स हैं और दोनों के साथ अलग अलग प्रपोजिशन की रिक्वायरमेंट है तो लगाओगे ना अलग अलग, समझ में आ गया। या फिर अगर एक ही वर्ब है और उसके साथ दो नाउन्स दे रखे हैं अलग अलग और उनके साथ अगर अलग अलग प्रपोजिशन की रिक्वायरमेंट है तो लगाओगे, वही लिख रखा है मैंने कि अगर एक वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन की आवश्यकता है तो लगा देंगे, या फिर अलग अलग वर्ब्स के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन की आवश्यकता है तो भी लगा देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला रूल है इन्फिनिटिव, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड आफ्टर द गिवन वर्ब्स। कुछ ऐसे वर्ब्स दे रखे हैं मैंने जिनके बाद इन्फिनिटिव यूज करते हैं अपन। इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान से देखना कौन कौन से वर्ब्स हैं। आस्क, टेल, एडवाइस, इन सब की मीनिंग आपको पता होगी आई होप। एक्सपेक्ट का मतलब आपको पता है, अर्ज, अर्ज मतलब विनती करना, ठीक है। और विश, इंटेंड, इंटेंड मतलब इच्छा करना। इनवाइट आपको पता है, हेल्प, अलाउ, हेट, एनकरेज मतलब प्रेरित करना। परमिट आज्ञा देना आपको पता है, या फिर अलाउ करना। लव, फेल, ट्राई, अटेम्प्ट, बिगिन, डिसाइड, डिजायर, रिमेंबर यानी कि याद करना। लाइक, फॉरगेट यानी कि भूल जाना। स्टॉप, रिफ्यूज मना कर देना। प्रॉमिस वादा करना। कमांड आदेश देना। रिमाइंड याद कराना, याद दिलाना। परसुएड मतलब मनाना। ऑर्डर मतलब आदेश देना। इंस्ट्रक्ट मतलब आदेश देना, आज्ञा देना, ठीक है। तो जितने भी आपको यहाँ पर वर्ब्स दिखाई दे रहे हैं इनके बाद हमेशा क्या लगाते हैं अपन? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई बार आपको एरर दिया जाएगा V1 प्लस आईएनजी देके, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। अच्छा यहाँ पर कुछ आपको दिख रहे हैं जो कि अंडरलाइंड है, जैसे मैं इनको सर्कल में कर देता हूँ। हेल्प,
हेट, लव, रिमेंबर, फॉरगेट और स्टॉप। जो मैं आपको बता रहा हूं बस आपको इतना याद रखना है, इसके अलावा फालतू चीजें याद मत रखना, ये काफी आपके एग्जाम्स के लिए और इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने बेसिकली सर्कल में क्यों डाला है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि भाई इनके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ ही सकता है क्योंकि रूल में लिखा हुआ है, लेकिन अंडरलाइंड होने का मतलब है कि इनके साथ कुछ अलग चीजें भी होंगी, जाहिर सी बात है तभी अंडरलाइंड है। तो समझाऊंगा कि क्या होंगी, पहले हम समझ लेते हैं कि इन सब के साथ टू प्लस V1 आता है, ठीक है, इन सब के साथ आता है, जो अंडरलाइंड वाले उनके साथ भी आता है, लेकिन थोड़ा सा अलग भी होता है, वो भी समझाऊंगा बाद में, पहले टू प्लस V1 समझ लो। जैसे देखो आई वॉज आस्ड, तो आस्ड आ गया, देखो आस्क है यहाँ पर, टू रिमूव, टू प्लस V1 माई शूज, आई वॉज आस्ड टू रिमूव माई शूज, आपको दे देगा ना एग्जाम में आई वॉज आस्ड रिमूविंग माई शूज, तो आपको पता है गलत हो जाएगा, ठीक है। ही टोल्ड मी, देखो टेल, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, ही टोल्ड मी टू स्टे, एग्जाम में आपको दे देगा ही टोल्ड मी दैट स्टे, तो वो भी गलत हो जाएगा, ही टोल्ड मी स्टेइंग, तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, एक मिनट, हेलो 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 हेलो, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बताइए। हाँ रूम में हूँ, आप ऊपर ही आ जाइए, मैंने थोड़ा कॉल रख रहा हूँ, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डायरेक्ट ऊपर आ जाइए, ठीक है। ठीक ठीक, समझ में आया। तो देखो यहाँ पर टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड, तो मैंने बताया टेल के साथ भी क्या लगाते हैं, टू प्लस V1 लगाते हैं, तो लगा रखा है मैंने, एग्जाम में दे देगा ही टोल्ड मी स्टेइंग आउट ऑफ, तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक, देखो यहाँ पर भी क्या है एडवाइस, ये रहा लिखा ना, कहाँ गया, ये रहा एडवाइस, लिखा है मैंने यहाँ पर, लिखा होगा कहीं ना कहीं, तो एडवाइस ये रहा, थर्ड नंबर पे ये, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, अब यहाँ पर दे देगा टेकिंग, एग्जाम में तो गलत हो जाएगा, तो टू टेक आएगा, टू प्लस V1 आएगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे मतलब दिन में 2 बार। अगला RCB इज एक्सपेक्टिंग, देखोगे उसी में देखो एक्सपेक्ट भी लिखा हुआ है, लाइन से लिख रखा है मैंने सारा, है ना। RCB इज एक्सपेक्टिंग टू विन, देखो टू प्लस V1 आ रहा है। आई विश टू बाय, देखो विश भी लिख रखा है, तो विश के बाद भी टू प्लस V1, आई विश टू बाय अ हाउस फॉर माई पेरेंट्स। अच्छा ये एग्जाम्पल देखो, आपको लगा नहीं थोड़ा सा दुख नहीं लगा इसको पढ़कर, RCB इज एक्सपेक्टिंग टू विन दिस सीजन ऑफ IPL, कि इस सीजन IPL का जो सीजन है इसको एक्सपेक्ट कर रही है RCB जीतने का, लेकिन क्या कर सकते हैं। आई विश टू बाय अ हाउस फॉर माई पेरेंट्स, तो देखो विश के बाद भी टू प्लस V1। माई फादर अलाउड, अलाउ के बाद भी टू प्लस V1, माई फादर अलाउड मी टू गो विद माई फ्रेंड्स, कि मेरे पिताजी ने मुझे अलाउ कर दिया दोस्तों के साथ जाने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया आपको। हो सकता है आपको ऐसा दे दे कि माई फादर अलाउड मी गोइंग, तो वो भी गलत हो जाएगा, है ना। माई फादर अलाउड मी दैट आई शुड गो, तो वो भी गलत हो जाएगा। दैट लगाकर अक्सर एरर देते हैं कि माई फादर अलाउड मी दैट आई शुड गो, तो आपको पता है गलत है, कोई दैट नहीं आएगा, कोई शुड नहीं आएगा, सीधा टू प्लस V1 आएगा। यू हैड प्रोमिस्ड मी, तो देखो प्रॉमिस आ गया, यू हैड प्रोमिस्ड मी टू क्विट, क्विट देखो टू प्लस V1 क्विट, क्विट मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना। यू हैड प्रोमिस्ड मी टू क्विट स्मोकिंग, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था स्मोकिंग क्विट करने के लिए, ठीक है। ही रिफ्यूज्ड, उसने रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। ही रिफ्यूज्ड, देखो मैंने बताया था रिफ्यूज के बाद भी क्या करोगे, टू प्लस V1 लगाओगे, इन्फिनेटिव लगाओगे, तो रिफ्यूज टू मेक टी फॉर मी, अगर यहां पर मैं दे दूं, अगर यहां पर मैं दे दूं टू मेकिंग दे दूं, ठीक है, अगर यहां पर मैं मेकिंग दे दूं या फिर मैं कुछ और दे दूं, ही रिफ्यूज दैट टू दैट आई शुड मेक, तो गलत हो जाएगा। आपको पता है रिफ्यूज के बाद डायरेक्ट क्या लगाओगे आप, टू प्लस V1 लगाओगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखो फॉरगॉट, आपको पता है फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है ही फॉरगॉट दैट ही शुड, देखो ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दैट की फॉर्म में दे रखा है, और मैंने आपको क्या बताया कि फॉरगेट के बाद डायरेक्ट क्या लगाओगे, टू प्लस V1 लगाओगे, यानी कि इन्फिनेटिव लगाओगे। तो ही फॉरगॉट टू ब्रिंग, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, इस दैट और ही शुड को हटाकर सीधा आप क्या करोगे, ही फॉरगॉट टू ब्रिंग, डायरेक्ट आपको लगाना, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। शी बिगेन, देखो बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन, शी बिगेन टू कुक बिरयानी, आपको पता है देखो बिगिन की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी क्या करोगे, टू प्लस V1 लगा दोगे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। शी बिगेन टू कुक बिरयानी, तो यहाँ पर टू प्लस V1 आ जाएगा। शी बिगेन टू कुक बिरयानी व्हेन शी हर्ड दैट हर सन वाज कमिंग, ठीक है। अगला माय टीचर हेल्प मी, अच्छा देखो हेल्प वाले को आप देखो, मैंने इधर मैंने वो किया हुआ था, आप देख रहे हो मैंने अंडरलाइन किया हुआ था, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या समझना है कि देखो एक तो आपको पता है कि भाई हेल्प के बाद टू प्लस V1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो रूल में लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखो मैं समझाता हूं, पहले टू प्लस V1 समझ लेते हैं। माई टीचर हेल्प मी टू स्कोर, यहां पर सॉरी टू लिखना भूल गया मैं, लेकिन आप लिख लेना, माई टीचर हेल्प मी टू स्कोर गुड इन द एग्जामिनेशन, कि मेरे टीचर ने हेल्प करी एग्जाम में क्या करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए, तो टू प्लस V1 आ गया। लेकिन हेल्प वाले केस में क्या होता है ना, कभी कभी आप इन लगाकर वहां पर क्या करते हो, V1 और ING की फॉर्म भी ऐड कर सकते हो, ये ध्यान रखना। तो क्या करोगे, माई टीचर हेल्प मी इन स्कोरिंग, क्या करते हो आप हमेशा इन लगाते हो, ये आपको ध्यान रखना है। और इन एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद आप अगर कोई वर्ब लगाते हो
तो वैसे भी इन जनरल क्या होता है, वर्ब में आप क्या लगाते हो, आईएनजी की फॉर्म यूज करते हो, ठीक है। तो या तो आप क्या करोगे, हेल्प के बाद टू प्लस वी वन लगा दोगे, या फिर आप क्या करोगे, हेल्प के बाद में आप इन लगाकर यानी कि प्रपोजिशन यूज करके वी वन प्लस आईएनजी यूज कर लोगे, ये हो गया हेल्प वाला, ठीक है। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से देखना, बस 5 मिनट की क्लास रह गई, इसको आप समझ लो ध्यान से। जो मैंने चीजें अंडरलाइन करी है ना, मैं उसी को समझा रहा हूँ, और वो सारे वर्ब मैंने इकट्ठे यहाँ पर लिख दिए, जैसे कि एक रिमेंबर है, अंडरलाइन किया है, एक फॉरगेट है, एक लाइक है, एक स्टॉप है, ठीक है, समझते हैं इसको ध्यान से। अच्छा, ये तो आपको पता है कि इनके साथ टू प्लस वी वन तो आएगा ही आएगा, नो डाउट, लेकिन इनके साथ क्या होता है ना, कभी कभी वी वन और आईएनजी भी आ जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब इनके बाद टू प्लस वी वन है तो मीनिंग अलग आएगी, और जब इनके बाद वी वन प्लस आईएनजी है तो मीनिंग बिल्कुल अलग आएगी। समझाता हूं कैसे, जैसे पहला एग्जांपल है, आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर। देखो, जब आप रिमेंबर के बाद टू प्लस पोस्ट लगाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, तो इसका मतलब हुआ कि एक काम है जो कि अभी हुआ नहीं है। मैंने क्या बोला, आई विल रिमेंबर, कि मैं याद रखूंगा टू पोस्ट, तो यहां पर टू पोस्ट का मतलब है कि पोस्ट अभी हुआ नहीं है, पोस्ट अभी करना है। समझ में आया? रिमेंबर के बाद जब टू प्लस वी वन हो तो इसका मतलब है कि वो काम जो रिमेंबर के बाद लिखा हुआ है वो भी हुआ नहीं है, अभी होगा। रिमेंबर के बाद यहाँ क्या लिखा, पोस्ट करने का काम, तो वो अभी हुआ नहीं है, वो भी होगा। समझ में आ गया? लेकिन अगर रिमेंबर के बाद में मैं आपको कहूं कि वी वन और आईएनजी लगा दो, तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब जो रिमेंबर के बाद काम है वो ऑलरेडी हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर टू प्लस वी वन है तो इसका मतलब वो काम होना अभी बाकी है, लेकिन अगर वी वन और आईएनजी है इसका मतलब वो काम ऑलरेडी हो चुका है, और वो जो आपने किया था बस वो आपको याद है। देखो फर्क है, इस वाले याद करने में और इस वाले याद करने में फर्क है। जैसे मैंने बोला आई विल रिमेंबर, कि मैं याद रखूंगा टू पोस्ट द लेटर, कि मुझे लेटर को पोस्ट करना है, किया नहीं है अभी। लेकिन इस वाले में जो लिखा है मैंने, आई विल रिमेंबर, कि मैं हमेशा याद रखूंगा पोस्टिंग द लेटर, कि मैंने एक बार एक लेटर पोस्ट किया था, वो मैं हमेशा याद रखूंगा। समझ में आ गया? तो यहां पर पोस्ट करने का काम ऑलरेडी हो चुका है, उस प्रोसेस को आप याद रख रहे हो। लेकिन ऊपर जो रिमेंबर यानी कि जो आप याद रख रहे हो, वो आप क्या याद रख रहे हो, कि आपको लेटर पोस्ट अभी करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर दोनों ठीक है, टू प्लस वी वन भी और वी वन प्लस आईएनजी भी, ठीक है। अगला ऐसे देखो, स्टॉप। स्टॉप के साथ भी सेम चीज है। अगर मैं स्टॉप के बाद क्या लगा दूं, टू प्लस वी वन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा काम है स्टॉप के बाद जो कि अभी होगा, अभी हुआ नहीं है। ही स्टॉप्ड, वो रुक गया, टू स्मोक, क्या करने के लिए, स्मोक करने के लिए, मतलब उसने किया नहीं है, अभी वो स्मोक करेगा। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, अगर मैं वी वन और आईएनजी लगा दूं तो मतलब ये एक ऐसा काम है जो ऑलरेडी क्या है, हो चुका है। मतलब उसने स्टॉप, स्टॉप मतलब बंद कर दिया, क्या बंद कर दिया, स्मोक करना। तो यहां पर वो स्मोक करने के लिए रुका है, यानी कि स्मोक अभी करेगा, लेकिन यहां पर वो ऑलरेडी रोक चुका है, किस चीज को, स्मोक करने को बंद कर चुका है। तो फर्क समझ में आ गया आपको? अगला, आई वुड लाइक, देखो यहाँ पर लाइक भी है ना, ये रहा। आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को थैंक करना चाहूंगा। देखो टू प्लस वी वन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो लाइक के बाद टू प्लस वी वन का मतलब है कि ये काम अभी होगा। आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग, मैं अपने पेरेंट्स को हर चीज के लिए थैंक्स करना चाहूंगा, तो आई वुड लाइक टू थैंक, ठीक है। तो यानी कि अभी काम हुआ नहीं, अभी होगा। लेकिन अगर मैं लाइक के बाद वी वन और आईएनजी लगाता हूं, तो इसका मतलब ये कोई काम ऐसा नहीं है जो होने वाला है, बल्कि यहाँ पर बेसिकली एक नाउन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। अगर लाइक के बाद वी वन आईएनजी है, तो आपको पता है वी वन आईएनजी अपने आप में नाउन का भी काम करता है। मैं आपको वर्ब में पढ़ा चुका हूं पहले पार्ट के अंदर, तो आप देख लेना। तो यहाँ पर वी वन प्लस आईएनजी असल में कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पर एक नाउन है। आई लाइक, मुझे पसंद है, क्या पसंद है, प्लेइंग यानी कि खेलना। तो यहाँ पर मैं खेल नहीं रहा, मुझे पसंद है, क्या पसंद है, खेलना। तो खेलना यहाँ पर कोई काम नहीं है, बल्कि एक नाउन है, एक ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, बेसिकली लाइक का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। समझ में आ गया? लेकिन यहां पर तो सीधा सीधा वर्ब है कि आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगा, करना, क्या करना, टू थैंक, थैंक करना। तो असल में एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि जो अपने आप में इन्फिनिटिव होता है वो भी अपने आप में नाउन का काम करता है, मैंने आपको बता रखा है। तो ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है ये, ठीक है। पहले पार्ट को देखना ध्यान से जाके, अगर नहीं देखा है तो। आगे देखो, आई लाइक प्लेइंग चेस ऑन वीकेंड्स, मैंने बता दिया, तो नाउन है। हाउ कुड यू फॉरगेट, देखो फॉरगेट है ऊपर। हाउ कुड यू फॉरगेट टू टेल, देखो टू टेल, यानी कि टू प्लस वी वन तो आएगा ही आएगा, आ सकता है, इसका मतलब ये काम हुआ नहीं है। हाउ कुड यू फॉरगेट टू टेल, की मतलब तुम बताना कैसे भूल सकते हो, हिम, उसे, अबाउट दिस, यानी कि ये एक ऐसा काम है जो बंदा भूल गया, यानी कि काम अभी हुआ नहीं है, ठीक है। आई फॉरगॉट टू पुश, देखो सेम चीज यहां पर है, फॉरगॉट के बाद टू प्लस वी वन। आई फॉरगॉट टू पुश स्टैम्प ऑन द एनवेलप, की मैं एनवेलप पर स्टैंप लगाना भूल गया। मतलब जब टू प्लस वी वन हो तो इसका मतलब ये काम अभी हुआ ही नहीं है, मतलब मैं भूल गया, ये काम अभी हुआ ही नहीं है। ऊपर भी तो सेम था ना कि हुआ नहीं है, होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके बाद वी वन लगा दूं और आईएनजी लगा दूं, तो इसका मतलब क्या है कि आई विल नेवर फॉरगेट मीटिंग हर। इसका मतलब है कि जो ये वाला काम है अब ये हो चुका है। भाई टू प्लस वी वन का मतलब काम हुआ नहीं है, लेकिन वी वन प्लस आईएनजी का मतलब है कि वो काम हो चुका है। तो मैंने क्या बोला, आई विल नेवर फॉरगेट, मैं कभी भूलूंगा नहीं, मीटिंग हर, कि जब मैं उससे मिला था, मतलब मिलने का काम हो चुका है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने नोट में लिखा है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। तो कल नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके आगे के रूल्स।
आप इसको अच्छे से देखना, चीज़ों को नोट करते हुए चलना, और अगर कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट में मेरे को बताना, मैं आपके सारे डाउट्स ले लूंगा कमेंट में। और अगर आपने पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो वो पार्ट्स भी देखना, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहो, नोट करते रहो, नोट करते रहो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।